जब भी फ्रैंकनस्टीन का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद गर्दन में बोल्ड, हरी त्वचा वाला एक विशालकाय दानव, है ना? हम सब उसे पहचानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि 200 साल पुरानी इस कहानी का असली मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो हम फिल्मों में देखते आए हैं। असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो काफी परेशान करने वाली है। तो यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। फ्रैंकनस्टाइन में असली राक्षस है कौन? वो जीव जिसे बनाया गया, या फिर वो इंसान जिसने उसे बनाकर लावारिस छोड़ दिया? अब मजे की बात यह है कि इस सवाल का कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। पिछले 200 सालों में जैसे जैसे दुनिया बदली, इसका जवाब भी बदलता गया। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए इसे कुछ अलग अलग चश्मों से देखते हैं। सबसे पहला नजरिया है नारीवादी। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कहानी सिर्फ एक राक्षस के बारे में हो ही ना? क्या हो अगर ये असल में 19वीं सदी के समाज पर, खासकर पुरुषों की बेलगाम महत्वाकांक्षा पर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी हो? अगर कहानी को ध्यान से देखें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, जो पुरुष किरदार हैं वो महत्वाकांक्षी हैं, वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। और महिलाएं, वो ज्यादातर चुप हैं, निष्क्रिय हैं, त्याग की मूरत बनी हुई हैं, और उनकी आवाज को, उनकी राय को अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। और इस पूरे नजरिए का जो निचोड़ है ना, वो विक्टर के जुनून में छिपा है। मतलब सोचकर देखिए, वो जीवन बनाना चाहता है, पर एक औरत के बिना। ये तो प्रकृति के सबसे बुनियादी नियम को तोड़ने जैसा है। एक तरह से उसने बच्चा पैदा करने की पूरी प्रक्रिया से औरत को ही बाहर निकाल दिया। और देखिए, विक्टर का डर सिर्फ अपने बनाए उस जीव से नहीं था। नहीं, उसका असली डर तब सामने आता है जब वो उस जीव के लिए एक महिला साथी बनाने की सोचता है। उसे किस बात का डर था? एक ऐसी महिला का जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसे डर था कि कहीं वो महिला जीव ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, और बस इसी डर की वजह से वो उसे बनाने से पहले ही खत्म कर देता है। अच्छा, अब नजर बदलते हैं। चलिए इसे विज्ञान के चश्मे से देखते हैं। विक्टर एक वैज्ञानिक तो था, इसमें कोई शक नहीं, पर सवाल यह है कि क्या वो एक नैतिक वैज्ञानिक भी था? और अगर उसका यह प्रयोग आज के जमाने में होता तो क्या होता? आपको पता, यह कहानी पूरी तरह से कल्पना नहीं थी। मैरी शेली असल में अपने समय के असली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से प्रेरित थी। उस दौर में वैज्ञानिक मरे हुए जानवरों के शरीर में बिजली दौड़ाकर उन्हें हिलाने की कोशिश कर रहे थे। अरे कुछ तो इतने आगे बढ़ गए थे कि फांसी पर लटकाए गए अपराधियों के शवों पर सरेआम ये प्रयोग करते थे। इसी गैल्वेनिज्म नाम के कॉन्सेप्ट से जुड़े डर और एक अजीब सी दिलचस्पी ने फ्रैंकनस्टीन की कहानी को जन्म दिया। तो फिर से वही सवाल, क्या विक्टर जैसा कोई प्रयोग आज के दौर में हो सकता है? आज के दौर में इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आज इंसानों पर कोई भी रिसर्च करने के लिए बहुत ही सख्त नियम कानून हैं। आईआरबी जैसी संस्थाएं हैं जो ये पक्का करती हैं कि सब कुछ सही से हो। और इनके दो सबसे बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला, जिस भी व्यक्ति पर प्रयोग हो रहा है उसका पूरा सम्मान किया जाए, और दूसरा, उसे किसी भी तरह के नुकसान से हर हाल में बचाया जाए। और विक्टर ने उसने इन दोनों ही सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी। उसने अपने बनाए जीव को जैसे ही देखा, घृणा से उसे छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला, बिना किसी सहारे के। तो देखिए, आज के नैतिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से विक्टर का सबसे बड़ा गुनाह उस जीव को बनाना नहीं था। नहीं, उसका सबसे बड़ा गुनाह था उसे बनाकर उसकी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर देना। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत दिलचस्प बात है, वो ये कि ये कहानी खुद समय के साथ बदल गई, और इसे बदलने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद मैरी शेली थीं। देखिए, 1818 का जो पहला एडिशन था और जो 1831 का दूसरा एडिशन आया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहली वाली कहानी में विक्टर अपने फैसले खुद लेता है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। लेकिन दूसरी कहानी में वो किस्मत के हाथ की एक कठपुतली बनकर रह जाता है। इतना ही नहीं, एलिजाबेथ का कैरेक्टर भी बदल जाता है। वो एक मुखर आलोचक से बदलकर सब कुछ चुपचाप सहने वाली बन जाती है। इन बदलावों की वजह से कहानी पहले से कहीं ज्यादा निराशावादी और एक चेतावनी जैसी बन गई। और कहानी सिर्फ किताब के पन्नों पर ही नहीं रुकी, ये बदली और इसने पर्दे पर भी हर दौर के हिसाब से एक नया रूप लिया। फ्रैंकनस्टीन की फिल्में ना हमेशा से अपने जमाने का आईना रही हैं। 1931 वाली फिल्म को देखिए, वो मशीनों और बढ़ती टेक्नोलॉजी के डर को दिखाती है। फिर 1957 की फिल्म जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की हिंसा और खौफ को दिखाती है। और 1994 वाली फिल्म वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ी हमारी आज की चिंताओं को सामने लाती है।
ऐसा लगता है हर जमाना अपने सबसे बड़े डर को इसी राक्षस के चेहरे में देखता है। तो इन सभी अलग अलग नजरियों को एक साथ रखने के बाद हम घूम फिर कर अपने उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। आखिर असली राक्षस है कौन? इस सवाल को हम एक और पुरानी बहस के तौर पर भी देख सकते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर। यानी क्या वो जीव अपनी प्रकृति से ही बुरा था या फिर उसके पालन पोषण मतलब समाज और उसके बनाने वाले के बर्ताव ने उसे बुरा बना दिया? और शायद इसका जवाब ये है कि ये बहस ही गलत है। हो सकता है ये दोनों चीजें अलग हैं ही नहीं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये एक साइकिल की तरह है। विक्टर की प्रकृति यानी औरतों की शक्ति से उसका जो डर था वही उसके गैर जिम्मेदाराना पालन पोषण की वजह बना, और क्योंकि उसने अपने बनाए जीव को छोड़ दिया, उसी बर्ताव ने उस जीव को एक राक्षस में बदल दिया। तो असली राक्षस कौन हुआ? विक्टर का डर। और ये पूरी कहानी हमें आज के लिए एक बहुत ही जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम हो या कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो, हम अपनी बनाई हुई चीजों के लिए आखिर क्या जिम्मेदारी लेते हैं? फ्रैंकेनस्टीन की कहानी की सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि बनाने की शक्ति के साथ देखभाल की जिम्मेदारी भी आती है।